सो आज हमारा टॉपिक है द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट हमारे आर्टिकल नंबर 52 से लिया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 52 में द प्रेसिडेंट भारत का प्रथम नागरिक ही डिफाइन किया हुआ है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर वास्तविक प्रधान की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, लेकिन अगर संवैधानिक प्रधान की बात करते हैं तो राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना, अगर वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर संवैधानिक प्रधान पूछा जाए तो राष्ट्रपति। आर्टिकल 53, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट कौन है ये डिफाइन किया हुआ है। अब आर्टिकल 53 में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति सबसे ज्यादा किस में निहित है? राष्ट्रपति में। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। नाउ आर्टिकल नंबर 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। अब अगर हम लोग देखा जाए तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, इस बारे में जो इलेक्शन के लिए लोग कौन कौन होते हैं, जो निर्वाचक मंडल कौन कौन है, वो किसमें है? आर्टिकल नंबर 54 में। आर्टिकल 54 कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का वो किस किस से बना हुआ है उसकी बात करते हैं। इसमें राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। सबसे ध्यान रखने योग्य बात क्या है? निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे मनोनीत या सभी सदस्य अगर ऑप्शन में आता है आपके पास कि राज्यसभा या लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा या लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो आप क्या चूज करोगे? राज्यसभा या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। राज्यसभा लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 किसके इलेक्शन, इलेक्टोरल में कौन कौन होते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित है। अब आगे एक नोट आता है हमारे पास, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, ये बात ध्यान रखना। आर्टिकल 55 की बात करते हैं। 52 हो चुका था प्रेसिडेंट, 53 हो चुका था कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, 54 हो चुका था इलेक्टोरल कॉलेज से संबंधित था, 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इनडायरेक्टली इलेक्टेड by an electoral college accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। अब सबसे ध्यान रखने योग्य इसमें बात क्या है, आर्टिकल 55 में क्या बोला गया है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। इसने क्या कहा है कि डायरेक्ट अपन राष्ट्रपति को इलेक्ट नहीं करते हैं, अपन क्या राष्ट्रपति कैसे इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। फिर आर्टिकल 56 की बात करते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। द प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अब आर्टिकल 56 में क्या बात है? टेन्योर की, कार्यकाल की, कि कितने साल का होता है इसका कार्यकाल? 5 साल का। आर्टिकल 56 में हम क्या मानेंगे कि किसकी बात मानेंगे हम? आर्टिकल 56 में कार्यकाल की बात मानेंगे कि कितने साल का कार्यकाल होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 56 सबसेक्शन 2 की, यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ये अपना त्याग पत्र देगा किसको? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। प्रेसिडेंट कैन सबमिट रेजिग्नेशन इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक क्लियर है? 55 में क्या बोला गया है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के थ्रू। 56 में इसके टेन्योर, कार्यकाल की बात की गई है जो कितना है? 5 साल का है। 56 के ही सबसेक्शन 2 में इसके रेजिग्नेशन की बात की गई है। यहाँ तक। अब आगे है आर्टिकल 58, राष्ट्रपति पद की योग्यता। अब यहाँ तक सब हो गए हैं। अगर 56 में कार्यकाल बता दिया अपन ने रेजिग्नेशन बता दिया किसको देना है। अब आर्टिकल 58 में उसकी क्वालिफिकेशंस आती है कि क्या आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 वर्ष की आयु, हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 years, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो,
बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका चुनाव के समय लाभ का पद से मतलब क्या है, अपना लाभ के पद से मतलब इसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, कोई सरकारी वेतन नहीं आना चाहिए इसका। अगर राष्ट्रपति पद की योग्यता में पहला सबसे सिंपल भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ये बात ध्यान रखना। फिर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। इसमें भी एक नोट की बात ध्यान रखनी है, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो तथा संघ या राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे इसने ये बात मैंने बताई अभी आपको कि क्या माना, मंत्री परिषद की इसका लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अ सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एज मिनिस्टर आइदर फॉर यूनियन और स्टेट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन, उसको इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। 58 की क्वालिफिकेशंस में सबसे मेन ध्यान रखने योग्य 35 वर्ष की आयु है राष्ट्रपति के लिए, और सबसे मेन क्या है कि वो कोई भी तरह की मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी तरह का लाभ का पद धारण करके नहीं रखा हो। अब है आर्टिकल 60, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशंस पढ़ ली अपन ने। अब वो क्वालिफिकेशंस के बाद जब वो पास हो जाता है अगर क्वालिफिकेशंस में, वो पद को शपथ लेगा, उसके लिए पद धारण करने से पहले क्या लेगा, शपथ लेगा। अब वो शपथ किसके सम्मुख लेता है, मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख लेगा। अगर वो भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो, उपस्थित नहीं हो, तो वो किसके सम्मुख लेगा, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख लेगा। ओथ और एफर्मेशन by the president make and subscribe in the presence of the chief justice of India or in his absence the senior most judge of the supreme court। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रेजेंस में और उसके एब्सेंस पे सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके सम्मुख वो क्या लेगा, शपथ लेगा, ओथ लेगा। यहाँ तक क्लियर। फिर आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब राष्ट्रपति को हटाने के प्रोसेस, एक तो 5 साल पूरा होने पे वो हटेगा, पर अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगा सकते हैं, महाभियोग को कहा जाता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये लिया कहाँ से गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है। अब उसके आगे, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब अगर ये ध्यान रखना, संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही सदन में से कोई भी संसद का सदन लगा सकता है राष्ट्रपति में महाभियोग। आइदर हाउस में प्रेफर द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट। फिर उसके अंदर क्या करना होगा, स्टेप्स क्या है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। राष्ट्रपति को क्या करना है, 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी है, और जो सदन वो लगा रहा है अभियोग, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। अ रिजोल्यूशन इज मूव्ड आफ्टर अ 14 days नोटिस इन राइटिंग signed by not less than 1/4 of the total number of members of that house। उस हाउस के, उस सदन के 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने पे राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। यहाँ तक क्लियर है। सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। अब जब वो 1/4 सदस्यों ने वहां पे लगा दिया, राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दे दिया, तो सदन फिर उसके बाद उस प्रस्ताव को उसी सदन के 2/3 सदस्य लोगों द्वारा पारित होने पे ही वो प्रस्ताव कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। द रिजोल्यूशन इज देन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। चार्ज प्रिफर्ड बाय वन हाउस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय अदर हाउस। अब यहाँ पे दूसरा सदन कौन है, ध्यान रखना, अगर लोकसभा ने महाभियोग लगाया है तो दूसरा सदन राज्यसभा है, और अगर राज्यसभा ने लगाया है तो दूसरा सदन लोकसभा है। जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाली प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। और ये महाभियोग की प्रक्रिया कब पूरी मानी जाएगी, जब उस सदन के तो 2/3 लोगों ने कर दिया, दूसरे सदन में आ गया, दूसरे सदन में जांच रखी गई, अब जांच की रिपोर्ट पे भी, जांच की रिपोर्ट के प्रस्ताव को उस दूसरे सदन के भी 2/3 लोगों ने पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। इफ रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप
of investigating house declaring the charge had sustained, president shall be removed from office. president को हाथों हाथ क्या किया जाएगा, ऑफिस से रिमूव माना जाएगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। अब जो ये रिक्ति हुई है राष्ट्रपति की, उसको कितने टाइम में फुल करना पड़ेगा, 6 महीनों के अंदर अंदर। महाभियोग से जो रिक्ति हो जाती है या फिर कोई इसकी डेथ हो जाती है तो जो रिक्ति हो जाती है उसको कितने टाइम के अंदर अंदर फिल करना पड़ता है, 6 महीने के अंदर अंदर फिल करना पड़ता है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months टू फिल द वैकेंसी। यहाँ तक क्लियर है हमें सबको, कोई इश्यू नहीं है। तो अभी तक का एक शॉर्ट रिवीजन देखा जाए तो हमने 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया था कि भारत का पहला नागरिक होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। 53 में हमने बताया था कार्यपालिका संघ की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। 54 में हम निर्वाचक मंडल के बारे में कि कौन कौन से लोग शामिल है उसके अंदर ध्यान रखना, उसमें निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है। 55 में हमने बताया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन है एकल संक्रमण या मत पद्धति के थ्रू है इलेक्शन। 56 में हमने कार्यकाल बताया था कि कितने कार्यकाल है, 5 साल का कार्यकाल है, ये 56 में बताया था। 58 में हमने उसकी क्वालिफिकेशंस बताई थी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष बताई थी उसमें, और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया हुआ होना चाहिए। फिर 60 में हमने शपथ ली थी। शपथ किसके सम्मुख लेता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर क्या कहा जाता है उसको, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर वो अनुपस्थित हो तो किसके सम्मुख लेगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख। फिर उसके बाद 61 पढ़ा था हमने आर्टिकल, जो क्या थी, महाभियोग की प्रक्रिया थी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वो कहाँ से ली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से ली गई है। यहाँ तक क्लियर है सबको। और अगर महाभियोग से या फिर किसी की डेथ से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो कितने टाइम के अंदर वैकेंसी फिल करनी होगी, 6 महीनों के अंदर अंदर। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। और जब तक वो 6 महीनों तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब तक कौन एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की रिक्ति पद अवधि की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पहले ही कर लिया जाएगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। और अगर 5 साल पूरे होने पे होता है तो इलेक्शन 5 साल के उससे पूरे होने से पहले ही क्या कर दिया जाएगा, इलेक्शन कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अब अगर यहाँ पे बात की जाए, अपन ने की क्या कि अगर महाभियोग से, डेथ से, किसी भी अन्य कारण से राष्ट्रपति हटाया जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति की पद अवधि के बाद जब तक उत्तराधिकारी नहीं आता है, पूर्व राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य संभालता रहेगा। उस तरफ उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार नहीं दिया जाएगा। ये किस में कहा हुआ है, आर्टिकल 56 सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन C में कहा हुआ है। द आउटगोइंग प्रेसिडेंट continues to hold office until his successor enters upon the office. There is no scope for vice president getting a chance to act as president in this case. यहाँ तक क्लियर है सबको। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते की। सैलरी एंड परक्विजिट्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। मंथली सैलरी राष्ट्रपति को क्या मिलती है, 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, उस 5 लाख पे कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति को निवास स्थान तो अपन को पता ही है निःशुल्क दिया हुआ होता है, और संसद द्वारा उसके बाकी कई सारे अन्य भत्ते भी होते हैं, वो भी स्वीकृत होते हैं। राष्ट्रपति के लिए 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित है। राष्ट्रपति एक बार ऐसा नहीं है कि रिटायर हो गया उसके बाद उसका क्या होएगा, 18 लाख रुपए उसको वार्षिक पेंशन भी निर्धारित की गई है। मासिक वेतन अभी राष्ट्रपति का क्या है, 5 लाख रुपए, और एनुअल पेंशन की बात की जाए 18 लाख रुपए है। सैलरी और परक्विजिट्स क्लियर। नाउ राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। अब जो अधिकार और कर्तव्य है वो भी कहाँ से लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से लिए गए हैं। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट। नियुक्ति संबंधी अधिकार। प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई डिग्निटरीज। जो भी बड़े बड़े उच्च पद पे लोग होते हैं उसको हटाने का और अपॉइंट करने का दोनों का दोनों काम किसके पास होती है, पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्य, अदर मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, जो यूनियन के अदर मिनिस्टर्स है
उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है, पर करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। यहाँ तक क्लियर है? जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट है उन सब को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। जैसे अगर बात करें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्त, द चीफ एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, ऑडिटर जनरल की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की बात करें, या फिर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें, तो भी उन सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतरराज्य परिषद के सदस्य, मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, विभिन्न आयोगों के सदस्य, वित्त, भाषा, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इन सभी आयोगों के, चाहे वित्त आयोग की बात करें, चाहे भाषा आयोग के सदस्यों की, चाहे पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की, चाहे अल्पसंख्यक के सदस्यों की, इन सभी सदस्यों आयोगों के सदस्यों को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कमिश्नर्स, फाइनेंस, लैंग्वेज, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी कमीशन एक्सेट्रा, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों की, इंडियन एम्बेसडर एंड अदर डिप्लोमेट्स, इन सब की अपॉइंटमेंट्स, इन सब को हटाने का काम या अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो पहली पावर तो हमारे पास हो गई नियुक्ति की शक्तियां। अब है हमारे पास विधायी शक्तियां, जिसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव पावर। जिसको क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव पावर। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, पावर टू समन और प्रोरोग द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा भंग कर सकता है कभी भी प्रेसिडेंट, संसद के सत्र को कभी भी बुला सकता है, एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों में अभिभाषण करने की शक्ति। प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के प्रथम सत्र के प्रारंभ में और सम्मिलित रूप से संसद में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में अभिभाषण करने की शक्ति। प्रेसिडेंट एड्रेसेस the first session after each general election to the Lok Sabha and both houses of parliament assembled together at the commencement of first session of each year। अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा की पहली साधारण निर्वाचन जो होता है उसका प्रथम सत्र, उसका पहला सेशन के आरंभ में कौन बुला रहता है? प्रेसिडेंट। और अगर सम्मिलित रूप से संसद में बात करें, सम्मिलित रूप से मतलब दोनों हाउस जहाँ पे इकट्ठे हो, वहाँ के प्रत्येक वर्ष के पहले सेशन में, एनुअली हर सेशन के आरंभ में अभिभाषण करने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद अगर हम बात करें, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून बनता है। कोई भी अगर विधेयक को संसद पारित करता है तो जब तक उस पे राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे, जब तक उसको राष्ट्रपति अप्रूव नहीं करेगा, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। अ बिल बिकम्स एन एक्ट ओनली आफ्टर इट रिसीव्स एन एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एक बिल कब एक्ट बनेगा? जब उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी हो, प्रेसिडेंट की अनुमति मिल चुकी हो, या फिर कहा जाए अनुमोदन प्राप्त हो। आगे बात करते हैं। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। पर कुछ ऐसे विधेयक भी है जो पहले संसद में पेश नहीं किए जा सकते, उसके लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड ऑन फॉलोइंग मैटर्स। तो ऐसे कौन कौन से हैं? नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। कोई भी तरह का नए राज्य का निर्माण करते हैं या किसी राज्य के नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके लिए पहले पूर्व सहमति चाहिए राष्ट्रपति की, उसके बाद ही वो संसद विधेयक संसद में जाएगा। अ बिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज फॉर एग्जिस्टिंग स्टेट्स। धन विधेयक की बात करें, मनी बिल, तो वो पहले राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर कभी भी संचित निधि से व्यय करने वाले जो विधेयक होते हैं उसके लिए भी पहले किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की। उसके बाद ही वो विधेयक संसद में जाएगा। ऐसा कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक, अ बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड।
ऐसे टैक्स रेट्स वगैरह जिसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड हो, उसके लिए भी पहले अनुमति किसकी चाहिए? राष्ट्रपति की चाहिए। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, स्टेट बिल्स इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ ट्रेड। जब भी ट्रेड में कोई तरह की फ्रीडम में इम्पोज आता है, कोई भी तरह की रुकावट आती है, कोई भी तरह के निर्बंधन लगते हैं, तो उस विधेयक के लिए भी पहले किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ये आर्टिकल नंबर 304 में कहा गया है। ये निर्बंधन वाला जो ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात की गई है, ये आर्टिकल नंबर 304 में की गई है। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, राइट टू नॉमिनेट मेंबर्स इन पार्लियामेंट। अब कुछ मेंबर्स को पार्लियामेंट में नॉमिनेट भी कर सकता है राष्ट्रपति। अब वो कौन से? राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय कौन मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू द लोकसभा। ध्यान रखना, अगर एक एंग्लो इंडियन ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो राष्ट्रपति एक कोई कर सकेगा। राष्ट्रपति के पास सिर्फ ये राइट है कि उस टीम में, उस समिति में, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय होने चाहिए। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। इन द राज्यसभा 12 members are nominated by president from persons having special knowledge or practical experience of literature, science, art and social services। अगर हम राज्यसभा में बात करें, देखो लोकसभा में वो 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है, लेकिन राज्यसभा में वो 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। और 12 लोग भी कौन से? जिनको स्पेशल आर्ट में या इस तरह कोई भी आर्ट यानी कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में अनुभव हो। अब जैसे एक कॉमन नाम जो हम सब ने सुन रखा होगा, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी पॉलिटिक्स से नहीं थी, पर वो अब है, तो उसको किसने नॉमिनेट किया है? इसने प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है। सॉरी, आगे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती। अब अगर हम बात करें कि संसद नहीं है, तो अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जारी कर सकता है। और इसका प्रभाव कब तक रहेगा? जब तक संसद शुरू नहीं हो जाता। और संसद शुरू होने के 6 सप्ताह तक उस अध्यादेश का प्रभाव रहेगा। परंतु कोई भी तरह का राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं, अगर दोनों सदन सत्र में हैं, तब भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। An ordinance is a law that is promulgated by the President of India only when the Indian Parliament is not in session। जब इंडियन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। क्लियर? अब अगली है हमारे पास सैनिक शक्ति। अब 5th कौन सी है हमारे पास? सैनिक शक्ति, मिलिट्री पावर। सैन्य बल की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इनका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्स इज इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट पार्लियामेंट कैन रेगुलेट सच पावर्स। यहाँ तक ध्यान रखना, पार्लियामेंट क्या करती है कि इस पावर्स को, जो प्रेसिडेंट के पास पावर है सैन्य शक्ति की, उसको रेगुलेट करने का काम पार्लियामेंट के पास है। पर अगर कहा जाए तो सर्वोच्च पावर है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास है। राजनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। दूसरे देशों के साथ कोई भी संधि या समझौता राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। कोई भी तरह की संधि या समझौता होता है, वो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू नेगोशिएट ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि सारे के सारे इंडियन एम्बेसडर्स या अदर डिप्लोमेट्स जो भी है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। कोई भी अप्रूव करना किसी को या हटाना, ये दोनों काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स टू अदर कंट्रीज एंड रिसीव्स डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अदर स्टेट्स। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब है क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर। अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को माफ करने की शक्ति है। प्रेसिडेंट possess पावर टू ग्रांट पार्डन। राष्ट्रपति किसी की भी सजा माफ, कम, ये इस तरीके से कर सकता है। अब कैसे क्या कर सकता है? अनुच्छेद 72 के थ्रू कर सकता है।
उसके अंदर भी इसके पास पता है बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे एक होता है क्षमा, दंड या बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति किसी को पूरा क्षमादान दे सकता है, मतलब पूरा का पूरा उसके ऊपर अब कोई भी तरह का कि दंड नहीं है, उसको पूर्णतः मुक्त किया जा सकता है। पार्डन रिसाइंस बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड एब्सॉल्व ऑफेंडर फ्रॉम ऑल पनिशमेंट। फिर आती है लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, जैसे मृत्यु दंड को कारावास में परिवर्तित करना। अब उसका स्वरूप चेंज कर दिया, अगर किसी को पूरी फांसी मिली है तो उसको कहते नहीं 14 साल की सजा इनफ है। इस तरीके से स्वरूप को चेंज करना किसी चीज के, उसको लघुकरण कहते हैं। लघुकरण से भी राष्ट्रपति कर सकता है, क्षमा तो कर ही सकता है, लघुकरण भी कर सकता है। लघुकरण का इंग्लिश है कम्यूटेशन, सब्सटीट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अनदर ऑफ अ लाइटर कैरेक्टर। फिर है परिहार, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे सपोज किसी को 14 साल की सजा हुई है तो राष्ट्रपति ने उसके 6 साल की सजा कर दी, तो इस तरह से सजा कम करना उसको परिहार कहा जाता है। रेमिशन, रिड्यूस अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। प्रविलंबन, दंड पर रोक लगाना ताकि दोषी क्षमा याचना कर सके। रिप्रीव, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, एग्जाम्पल पेंडिंग अ प्रोसीडिंग फॉर पार्डन। कोई भी तरह के, अब अगर किसी को फांसी सजा दी है तो उसके ऊपर रोक लगा देनी एक बार के लिए कि नहीं, इसको और मौका दिया जाए, वो और अपने ताकि प्रूफ कर सके या क्षमा याचना कर सके। इस तरह की उसको प्रविलंबन कहा जाता है। उसके बाद है विराम, दोषी की सजा को विशेष स्थिति में कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम करना। अगर किसी विशेष स्थिति में सजा कम की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, विराम कहा जाता है। रेस्पाइट, अबॉर्डनिंग अ लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ द पेनल्टी, जितनी सजा थी उससे कम सजा देना, उसको क्या कहा जाता है, विराम, रेस्पाइट। तो हमने देखा राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के थ्रू क्या क्या कर सकता है, क्षमा, पूरी की पूरी चीजें माफ कर दे, लघुकरण, दंड का स्वरूप बदल दे, परिहार, दंड की प्रकृति तो सेम रहे पर वो क्या कर दे, अमाउंट कम कर दे, साल जैसे अगर 14 साल की सजा है तो उसको 6 में कन्वर्ट कर देना। प्रविलंबन, दंड पे रोक लगा देना कुछ टाइम के लिए ताकि दोषी वापस क्षमा याचना कर सके। और क्या कहा जाए, विराम, तो उसमें क्या करेंगे, जो से केसेस हो जाते हैं, जैसे अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसको पूरे टाइम के लिए नहीं रख के उसकी सजा को विशेष स्थिति में कम करना, उसको विराम कहेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। इमरजेंसी प्रोविजंस डिटेल्ड इन पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भाग 18 के 352 से 360 के बीच की बात करें तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति के इमरजेंसी शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर एज, कौन कौन से हैं, पहला है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में है। नेशनल इमरजेंसी में क्या बताया गया है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपात, डिक्लेयर ऑन बेस ऑफ वॉर। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है, 1962 में, 1971 में, ये एक्सटर्नल एग्रेशन वो वर्ल्ड वॉर वगैरह के टाइम, फिर एक बार लगाई है 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण जो आपात लगाते हैं उसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। और अपने इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। अब अगर बात करते हैं अपन प्रेसिडेंट रूल की तो वो 356 में है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, प्रोक्लेमेशन ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लग चुका होता है, कई बार जब आपस में पॉलिटिक्स पार्टी की बनती नहीं कि बीजेपी की सरकार हो गई, फिर कांग्रेस ने कुछ कर दिया, कांग्रेस की हो गई, बीजेपी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं कर रही, पर अगर आपस में कोई भी तरह की संविधान जो तंत्र है वो फेल हो जाता है तो उस टाइम पे किसका रूल आ जाता है, प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। 100 से ज़्यादा बार लग चुका है अपने इंडिया में। अभी रिसेंट की बात करें सबसे लास्ट तो पुडुचेरी में फरवरी 2021 ड्यू टू लॉस ऑफ मेजोरिटी बाय कांग्रेस गवर्नमेंट, जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी लॉस कर दी थी तो फरवरी 2021 में पुडुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लगा था। यहाँ तक क्लियर है। पहला नेशनल इमरजेंसी हो गया, दूसरा प्रेसिडेंट रूल हो गया, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, वित्तीय आपात। दो न्यूनतम अवधि क्या रहती है इसकी, 2 माह। पर ध्यान रखना फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी इंडिया में लगी नहीं है। 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। प्रेसिडेंट रूल्स बहुत बार लग चुका है, पर पुडुचेरी में फरवरी 2021 में रिसेंट लगा हुआ है, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपनी क्या कर दी थी, मेजोरिटी लॉस कर दी थी। अब अगला, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के बाध्य नहीं है।
पर राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी भी तरह से अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होता है इसके अंदर क्या नहीं, तो वो उच्चतम न्यायालय से प्रश्न कर सकता है कि इस जगह मुझे क्या करना चाहिए। पर ये कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय सजेशन देगा, जो उच्चतम न्यायालय बताएगा कि राष्ट्रपति वो माने ही माने, कोई जरूरी नहीं है, वो सिर्फ सजेशन मांग रहा है। प्रेसिडेंट हैज पावर टू रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसी सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा के अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। यहाँ तक की बात हुई है कि राष्ट्रपति के पास एक और कौन सी पावर है, जेबी वीटो की पावर है। अगर मैं अपने इनडायरेक्ट शब्दों में बताऊं, आपको एक्सप्लेन करूं, तो जेबी वीटो की पावर क्या है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल आया, राष्ट्रपति को पास करना था, उसने हथवत कर दिया। राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, उसने वो रिजेक्ट कर दिया, तो वो वापस बिल जाएगा संसद में। अब वो संसद से अगर बिल वापस आ जाता है पास होके, तो राष्ट्रपति को उसके ऊपर साइन करने ही होते हैं। पर राष्ट्रपति उसमें अपनी जेबी वीटो की पावर यूज कर सकता है और राष्ट्रपति उसको अपने पास रख सकता है खूब टाइम तक। राष्ट्रपति के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि उसको इतने ही टाइम में साइन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति टालता रहेगा कि हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ साइन। उस तरह से वो जेबी वीटो, अगर शॉर्ट में याद किया जाए तो जेब में रख दिया उसने, जेबी वीटो। अब अगर बात की जाए व्हेन बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, ही मे डिक्लेयर हिज असेंट टू बिल, वो अपना असेंट दे सकता है। ही मे विथहोल्ड हिज असेंट टू बिल। If the bill is passed again by both House of Parliament, it would be obligatory upon him to declare his assent to it. अगर वो दोनों हाउस से पास हो जाता है फिर से, तो उसकी ऑब्लिगेटरी हो जाता है, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो अब उसके ऊपर साइन करे। ही मे यूज द वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसे में वो क्या यूज करेगा, प्रेसिडेंट की वीटो पावर की। कब तक साइन करूँ, ये कंपलसरी नहीं है। तो हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं प्रेसिडेंट के बारे में, उसके पावर्स और ड्यूटीज़ पढ़ी है हमने, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है ये हमने पढ़ा है। ये अगर आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज वापस करेंगे तो आराम से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आज तक के जो प्रेजेंट तक प्रेसिडेंट्स बने हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज तक कितने प्रेसिडेंट बने हैं, कौन कब बना है, इस तरीके का। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। जब तक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तब तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे, उपराष्ट्रपति थे। और उसके बाद राष्ट्रपति कौन बन गए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। दूसरे चक्र की मतगणना से क्या तात्पर्य है कि एक बार में 2 जनों के जैसे बराबर वोट आ गए तो वो दूसरे चक्र में फिर से वोट करने पड़े। वो केवल वीवी गिरी के टाइम हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। 2 ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया, वो कौन कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आजाद हिंदुस्तान में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अभी आपके करंट के रिलेटेड हो जाता है कि आजाद हिंदुस्तान में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो अभी हमारे फिलहाल में ही बनी है। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सबकी शपथ याद दिलाना जरूरी नहीं है कि किसने, क्योंकि जब वो हम चीफ जस्टिस याद करेंगे तो हम अपने आप याद कर लेंगे कि उस टाइम पे कौन था। पर अगर हमारे अभी की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को किसने शपथ दिलाई है, एन.वी. रमन ने शपथ दिलाई है। द्रौपदी मुर्मू ऐसी राष्ट्रपति है जिसने 10वीं राष्ट्रपति है ऐसी जिसने 25 जुलाई को शपथ ली है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे कुछ ये राष्ट्रपति की कि अभी तक के 15 राष्ट्रपति के नाम लाइन से, कब कौन बना और कब कौन हटा। भारत के राष्ट्रपति, हमारा पहला आज का लास्ट अंतिम टॉपिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कब बने, 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 आपको याद होगा हमारा क्या होता है, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 पे हमारा क्या होता है, गणतंत्र दिवस, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाए, रिपब्लिक डे। यहाँ तक क्लियर।
उस दिन पे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। वो 12 साल तक इन्होंने काम किया, 13/5/1962, क्योंकि ये लगभग 2 साल लगातार बन चुके हैं। तो 13 मई 1962 तक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हमने बात की थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार जब तक राष्ट्रपति थे, तब तक उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। और उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति कौन बन गए? एस राधाकृष्णन। तो 13/5/1962 से 13/5/19 यहाँ तक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 13/5/67 से आए हैं, 3/5/69 तक रहे हैं, 69 तक रहे हैं, 3 मई 69। इनका निधन हो गया है 69 में। यहाँ पे अपन ने अभी बात की थी कि 2 ऐसे राष्ट्रपति जिनका बीच में कार्यकाल पूर्ण होने से पहले निधन हो गया। एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उनका कब निधन हो गया था? 69 में। अब उस टाइम पे जब उनका निधन हो गया, तब मैंने बताया था निधन होने पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति। तो जो उस समय कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी ने 3/5/1969 से 20/7/1969, 20 जुलाई 1969 तक वीवी गिरी ने काम किया। उसके बाद और न्यायमूर्ति अगर उपराष्ट्रपति के अलावा कौन कर सकता है? तो चीफ जस्टिस कर सकता है। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, उन्होंने लेके 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक काम किया था। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम 6 महीने तक का होता है, उसमें ये वीवी गिरी ही पूरे टाइम क्यों नहीं रहे, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला क्यों आ गए? क्योंकि जब इलेक्शन के लिए राष्ट्रपति के इलेक्शन होने लगे, तो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बनने पर पद त्याग दिया उन्होंने, क्योंकि इन्होंने क्या किया? ये वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। अब वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। फिर है फखरुद्दीन अली अहमद। अभी हमने बोला था जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे लोग थे जिनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले निधन हो गया। तो इनका निधन कब हो गया? 24 अगस्त 74 से 11/2/77, 11 फरवरी 77 में इनका निधन हो गया। अब इनके निधन पे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? बीडी जेती, जो उस समय के कौन थे? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति इन्होंने कुछ समय के लिए काम किया, 5 महीनों के लिए। 6 महीनों के अंदर अंदर कराना जरूरी है, 6 महीनों तक में रिक्ति भरना जरूरी है। 5 महीने इन्होंने काम किया और कौन बन गए राष्ट्रपति? नीलम संजीव रेड्डी। फिर नीलम संजीव रेड्डी से अब ध्यान रखने योग्य बात यह है, नीलम संजीव रेड्डी से अभी तक सबने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है और सबने 25 जुलाई को ही क्या ली है? शपथ ली है। 25 जुलाई 77 से 82 तक नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जेल सिंह की बात करें तो 25 जुलाई 82 से 87, 82 से 87 तक। फिर आर वेंकट रमन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन 87 से 92 तक, 25 जुलाई। इन सब की डेट्स अब हमेशा क्या आएगी? 25 जुलाई। अब इन्होंने लगभग क्यों आ रही है 25 जुलाई? क्योंकि अब इन सब ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। फिर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 92 से 97, 92 से 97। के आर नारायण, 97 से 2002, 97 से 2002। यहाँ तक कोई दिक्कत? 5वें कौन है? 5 तक तो ऊपर नीचे चला। फिर 6ठे नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, इन सभी ने अपना कार्यकाल क्या किया है? पूर्ण किया। उसके बाद कौन है हमारे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो याद होने चाहिए पीछे के तो 5। 2002 से 7। फिर प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति, 7 से 12। प्रणब मुखर्जी, 12 से 17। राम नारायण कोविंद, जो अभी अगर पूछा जाए कि इससे पहले द्रौपदी मुर्मू के बनने से पहले कौन थे, तो रामनाथ कोविंद, 17 से 22 तक में। अभी फिलहाल राष्ट्रपति कौन है? करंट का क्वेश्चन है। द्रौपदी मुर्मू कब बनी है? 25 जुलाई 2022 से शपथ ली है। 10वीं राष्ट्रपति जिसने 25 जुलाई 2022 को शपथ ली है। आदिवासी राष्ट्रपति भी पहली है। अगर बात करें आजाद हिंदुस्तान में जन्म लेने वाली राष्ट्रपति भी पहली है, द्रौपदी मुर्मू। तो आज हमने हमारा प्रेसिडेंट टॉपिक कंप्लीट किया है। इसी तरह से मैं आगे आपको उपराष्ट्रपति लेके आऊँगी और इसके नोट्स के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा मैंने, उसमें आप अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स लेके पीडीएफ निकाल के आप उसको आराम से पढ़ें। इसको 2 बार रिपीट करने के बाद प्रेसिडेंट इसके अलावा बिल्कुल नहीं है। पॉलिटी आपकी रेलवे डी ग्रुप की, एनटीपीसी के लिए और भी अदर एग्जामों के लिए जो भी ये पॉलिटी आती है, वो पॉलिटी पूरी कंप्लीट मैं कराऊंगी। थैंक यू।